नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपशिका लीगल अवेयरनेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत करती हूं। अगर आपने भी किसी बैंक एनबीएफसी से लोन लिया है, अब लोन भर पाना मुश्किल लग रहा है और आप लोन की ईएमआई आगे देने में सक्षम नहीं हैं, लोन की ईएमआई डिफ़ॉल्ट कर गए हैं और सेटलमेंट करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इनके पैसे दे दें, बट अगर आप किसी जेन्युइन रीज़न की वजह से लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, किसी आर्थिक तंगी के चलते लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, मल्टीपल फाइनेंशियल डेप्थ में आप फंसे हुए हैं जिसके चलते आप आगे लोन नहीं भर पा रहे हैं, तो आप बैंक एनबीएफसी से सेटलमेंट की बात भी कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि लोन का सेटलमेंट कब होता है, लोन का सेटलमेंट करने के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, और लोन का सेटलमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो बैंक से किस तरह से बात करनी चाहिए, और अगर लोन का सेटलमेंट कर रहे हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए लोन सेटलमेंट करते वक्त। आज के इस वीडियो में इन सभी बातों को हम जानेंगे डिटेल में, तो इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और आप अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। अब सबसे पहला सवाल आता है कि लोन का सेटलमेंट तो सब करना चाहते हैं, बट ये नहीं जानते कि लोन का सेटलमेंट होता कब है, किस तरीके से होता है। अब जब सेटलमेंट की बात आती है तो किसी की एक ईएमआई डिफ़ॉल्ट है, किसी की 2 ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो जाती है और बोलते हैं कि सेटलमेंट करना है। अब एक ईएमआई 2 ईएमआई डिफ़ॉल्ट करने के बाद सेटलमेंट के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही सवाल है कि हम सेटलमेंट की बात करें तो करें कब, क्या सेटलमेंट 1-2 ईएमआई के बाद ही हो सकता है। तो सेटलमेंट करने के लिए आपका जो लोन अकाउंट है वो एनपीए होना चाहिए, क्योंकि कई बार आप सभी लोगों की क्वेरी रहती है, बहुत सारे व्यूअर्स की भी क्वेरी रहती है कि मैम हमारे घर पे रिकवरी एजेंट आते हैं और वो रिकवरी के नाम पे हमसे कहते हैं कि आप एक ईएमआई है वो पे कर दो और अगले महीने हम सेटलमेंट करा देंगे। अब जब आप एक ईएमआई पे कर दोगे और आपका लोन अकाउंट एनपीए होगा ही नहीं, तो सेटलमेंट कैसे होगा। क्या आपके पास भी किसी रिकवरी एजेंट का कॉल या फिर रिकवरी एजेंट आपके पास आके ये बोला है कि आप एक ईएमआई भर दो, मैं आपका जो लोन का सेटलमेंट है वो अगले महीने करा दूंगा, या फिर आप कुछ अमाउंट दे दो मैं अगले महीने सेटलमेंट करा दूंगा। तो अगर आप एक ईएमआई भर देते हैं और आपका लोन अकाउंट एनपीए नहीं होता है तो क्या आपका लोन का सेटलमेंट हो सकता है, क्योंकि लोन सेटलमेंट करने के लिए आपका जो लोन अकाउंट है वो एनपीए होना चाहिए। उसके बाद ही आप सेटलमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं या बैंक एनबीएफसी आपको सेटलमेंट का ऑफर कर सकते हैं। तो आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है जो रिकवरी एजेंट ने आपसे इस तरह की बात बोली है कि एक ईएमआई भर दो अगले महीने आपके सेटलमेंट हम करा देंगे। अब सेटलमेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बैंक से कैसे बात कर सकते हैं। तो बैंक से बात करने के लिए आपको सबसे पहले आप बैंक को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, आप बैंक एनबीएफसी से बात कर सकते हैं। जब आप बैंक एनबीएफसी से बात करते हैं तो वो आपको रिक्वेस्ट के बेसिस पे या तो आपको हाँ करेगा या ना करेगा, या फिर आपको एक ऑफर देगा कि इतने % में हम आपका सेटलमेंट कर देंगे। अब बहुत से मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझसे बोलते हैं कि मेरा 5% 10% में सेटलमेंट करा दो, कोई कहता है 20% 25% में सेटलमेंट करा दो। इसके लिए आरबीआई की कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं है या ऐसा कोई लॉ नहीं है कि इतने % पे ही सेटलमेंट करना होगा। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में जो सवाल है कि इतने % में हमें करना है, और जब भी आप सेटलमेंट की बात बैंक से करते हैं तो आप उनको ना तो परसेंटेज ऑफर कर सकते हो, ना तो आप उनसे सेटलमेंट के लिए ऑफर दे सकते हो। आप उनसे सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हो, और रिक्वेस्ट भेजने के लिए आप ईमेल के ज़रिए भी उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो, या अगर आप चाहते हैं कि एक लीगल वे में आपको रिक्वेस्ट भेजनी है तो आप किसी लीगल एक्सपर्ट या फिर एडवोकेट के माध्यम से भी रिक्वेस्ट भेज सकते हो। अब ये तो बात हो गई कि हमने सेटलमेंट रिक्वेस्ट भेजी, आपका लोन अकाउंट एनपीए भी हो गया। अब आप करना चाहते हैं सेटलमेंट कम से कम अमाउंट में, क्योंकि जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी है ही नहीं कि आप अमाउंट जो है ज़्यादा दे पाएँ, तो आप ये सोचते हैं कि मुझे कम से कम में लोन का सेटलमेंट हो जाए। अब बहुत सारी ऐसी एजेंसीज़ भी हैं जो
आपको सेटलमेंट करने के लिए 2 से 3 महीने में सेटलमेंट करने के लिए 5-5, 10-10% आपसे चार्ज करती हैं कि हम 2 महीने में, 3 महीने में आपका सेटलमेंट करा देंगे। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या 2 से 3 महीने में लोन का सेटलमेंट 5 से 10% में या 20% में, 25% में होता है? लोन का सेटलमेंट के लिए लोन एनपीए होना चाहिए आपका अकाउंट। उसके बाद आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको सेटलमेंट कम से कम अमाउंट में करना है तो उसके लिए आपको वेट करना होगा थोड़ा सा। आप उनसे नेगोशिएट करोगे। बैंक एनबीएफसी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, जो भी सिचुएशन है, उसको वेरीफाई करती है एज पर जो भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है। और जब वो सेटलमेंट का ऑफर आता है तो बैंक आपको वो ऑफर देता है। अब ऑफर देता है, उसके बाद जो अगला सवाल आता है कि जब हम सेटलमेंट कर रहे हैं तो सेटलमेंट करते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए मेरे पास कई व्यूअर का मेरे पास कॉल आया और उन्होंने जब मुझे बताया कि जो सेटलमेंट एजेंसीज हैं वो सेटलमेंट करने के लिए 5 से 10% चार्ज करती हैं और बोलती हैं 2-3 महीने में आपका सेटलमेंट करा देंगे। और ऐसा मेरे कई व्यूअर्स के साथ में हुआ है कि उन्होंने सेटलमेंट करने के लिए वो 5 से 10% भी दिया उन्होंने, बट 2 से 3 महीने क्या 6 से 7 महीने हो गए, बट सेटलमेंट का कोई अता पता नहीं है। और जब वो उनसे बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें और पैसा दो, अभी सेटलमेंट होगा आगे, तब तक आपको और पैसा पे करना पड़ेगा। हर महीने चार्ज करते हैं कि इतना पैसा आप दो तब हम सेटलमेंट कराएंगे। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर सेटलमेंट के नाम पर अगर आपसे कोई भी ये बोलता है कि 2 से 3 महीने में सेटलमेंट हो जाएगा, लोन एनपीए होने के बाद सेटलमेंट होता है, बट सेटलमेंट कितने परसेंट में होगा इसके लिए आरबीआई की कोई गाइडलाइंस नहीं है कि इतने परसेंट में हो जाएगा। उसके लिए बैंक आपको ऑफर करता है, वो 30% वेवर भी दे सकता है, वो 50% वेवर भी दे सकता है, वो 70% वेवर भी दे सकता है, बट उसके लिए आपको नेगोशिएट करना पड़ता है। और उसके लिए 2 महीने, 3 महीने नहीं, 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने इतने भी लग सकते हैं। वीडियो को साथ साथ लाइक ज़रूर करते रहें, बिकॉज इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ। और ये जो एजेंसीज हैं ये टारगेट भी मुझे सीधे सीधे करती हैं। बहुत सारी एजेंसीज मेरे को डायरेक्टली कॉल करके इस तरीके से टारगेट कर भी चुकी हैं। इसलिए आपका जो सपोर्ट है वही मेरे को मोटिवेट करता है कि मैं आपको जो भी मेरे व्यूअर्स फेस कर चुके हैं मैं उन चीज़ों से आपको अवेयर कराऊं, ताकि आप भी इन प्रॉब्लम्स में ना फंसे। और कई बार ये सेटलमेंट एजेंसियां कहती हैं कि हम जो रिकवरी एजेंट है उसके विजिट कराना बंद करा देंगे, या जो भी आपके पास कॉल्स आ रही है उनको हम बंद करा देंगे। बट जो रिकवरी एजेंट विजिट करते हैं वो लीगल तरीके से विजिट आपके पास कर सकते हैं, बिकॉज जो भी लेंडर कंपनी है उनको भी लीगल राइट होता है विजिट करने का। बट लीगल तरीके से अगर कोई भी रिकवरी एजेंट इलीगल तरीके से विजिट करता है तो आप उसके अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हैं, तो आप उनको लीगल नोटिस भेज सकते हैं, तो आप लीगल हरासमेंट के लिए नोटिस भेज सकते हैं। बट विजिट कराना बंद करा दे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और जब आप उनको पैसा देना बंद कर देते हैं तब वो आपको इस तरह से टॉर्चर करते हैं कि अब आपके घर पे विजिट होगी, अब आपके घर पे लीगल नोटिस आएगा। और कई बार तो जब आप पैसा देना बंद कर देते हैं तो इन्हीं के ही ऑफिस के बंदे रिकवरी एजेंट बन करके आपको विजिट करते हैं या फिर कॉल करते हैं और हरास करते हैं, और आपको लगता है कि बैंक एनबीएफसी से आपके पास कॉल आ रहा है। तो जब आप लोन लेने जाते हैं और आप दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसमें लिखा होता है कि अगर आप ईएमआई डिफॉल्ट करते हैं तो जो भी एनबीएफसी है या फिर बैंक है उसको लीगल एक्शन लेने का राइट है, और अगर आप लोन की ईएमआई डिफॉल्ट करते हैं तो वो उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि अब लीगल एक्शन जो बैंक एनबीएफसी ले रहा है क्या उसको रोका जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप जो भी लीगल एक्शन वो ले रहे हैं या लीगल नोटिस आपको भेज रहे हैं आप उनका समय से टाइम से रिप्लाई करें। इसका समाधान यही है कि आप उनको इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम सेटलमेंट करना चाहते हैं तो आप सेटलमेंट के लिए बैंक एनबीएफसी से रिक्वेस्ट करते हैं, और रिक्वेस्ट करने के बाद अगर आपके पास बैंक एनबीएफसी से कोई भी ऑफ़र आता है सेटलमेंट के लिए तो आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप उसे एक्सेप्ट करें। अगर आपको लग रहा है कि आप उतना
अमाउंट देने में सक्षम नहीं हो तो आप मना भी कर सकते हो, आप उनसे नेगोशिएट भी कर सकते हो कि इतना नहीं, आप इतना अमाउंट लेकर के हमसे सेटलमेंट कर लें। मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि लोन सेटलमेंट के लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली बैंक एनबीएफसी से सेटलमेंट कर सकते हैं, आप नेगोशिएट कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब हो जाती है और आपने सोचा कि मैं सेटलमेंट तो करने के लिए तैयार हूँ, बट सेटलमेंट करने के लिए बहुत सारा डर भी रहता है मन में कि अगर हम जो सेटलमेंट कर रहे हैं वो सेटलमेंट सही है भी या नहीं, वो ऑफ़र कहीं फ्रॉड तो नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब आप सेटलमेंट करते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेटलमेंट के नाम पर फ्रॉड भी होता है। कई बार जो रिकवरी एजेंट आपके घर पे विजिट करने आते हैं वो सेटलमेंट के नाम पर आपके साथ फ्रॉड भी कर सकते हैं। अब जब आपके घर पे कोई भी रिकवरी एजेंट विजिट करने आता है और मैक्सिमम होता है कि वो अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं दिखाते हैं, और मैं मान लेती हूँ कि वो रिकवरी एजेंट फ्रॉड नहीं है, बट आपसे वो ये कहता है कि ठीक है हम सेटलमेंट करा देंगे, इतने इतने अमाउंट में करा देंगे, आपको अभी के अभी करना पड़ेगा, आधे घंटे में करना पड़ेगा, आपको अभी उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अरे भाई, हम सेटलमेंट कर रहे हैं, हम उस फाइनेंशियल कंडीशन से निकलना चाहते हैं, ना कि और पढ़ना चाहते हैं। अब सेटलमेंट के नाम पे अगर हमारे साथ फ्रॉड हो गया तो उसकी लायबिलिटी कौन लेगा? बैंक लेगा या कोई रिकवरी एजेंट लेगा? कोई भी लायबिलिटी नहीं लेता है। अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है सेटलमेंट के नाम पे तो बैंक साफ साफ डिनाई कर देता है कि हमें नहीं पता इसके बारे में। क्योंकि इसके लिए भी मेरे कई व्यूअर्स ने मुझे बताया है कि जो सेटलमेंट के लिए मुझसे पैसा लेके गए रिकवरी एजेंट, और जब बाद में पता चला कि सेटलमेंट तो हुआ ही नहीं है, सेटलमेंट के नाम पे उनके साथ फ्रॉड हुआ है और बैंक के जो ड्यू है वो एज इट इज़ बना हुआ है। तो इसलिए जब भी आप सेटलमेंट करें हमेशा ध्यान रखें, अगर आप वन टाइम सेटलमेंट कर रहे हैं या पार्ट पेमेंट में भी सेटलमेंट कर रहे हैं, दोनों तरीके से आप सेटलमेंट कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी आपको ऑफ़र मिला हो वो वर्बल यानी कि मौखिक नहीं होना चाहिए, लिखित में होना चाहिए। जनरली लोग कहते हैं कि हमें तो इतने का ऑफ़र मिल रहा है, बहुत कम अमाउंट का ऑफ़र देते हैं आपको कि चलो 1 लाख का है, आप 10,000 रुपये में सेटलमेंट कर लो। तो आपको लगता है कि बड़ी कम अमाउंट में सेटलमेंट हो रहा है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो वर्बल सेटलमेंट होता है, उसका आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता। कल को आपने वो सेटलमेंट कर लिया, नहीं हुआ, तो आप ना तो ऑफ़र लेटर आपके पास में है, ना उसकी एनओसी आपको मिलेगी। तो जब भी आप सेटलमेंट करते हैं, ऑफ़र लेटर सबसे पहले रिटर्न वाला ऑफ़र लेटर है उसको उनसे मंगाएं। और उसमें भी आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास कोई ऑफ़र आ रहा है, कितने आउटस्टैंडिंग पर कितना ऑफ़र आपको दे रहे हैं या कितना वेवर दे रहे हैं, वो अमाउंट प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए कि इतना टोटल आउटस्टैंडिंग है और इतना हमें सेटलमेंट फुल एंड फाइनल मिल रहा है। बहुत सारे ऑफ़र लेटर्स मैंने भी देखे हैं, उसमें कई बार प्रॉपर होता है, लेकिन कई केसेस में ऐसा होता है कि प्रॉपरली ना तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट लिखी होती है, बहुत सारी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है जिसमें ऐसा भी लिखा होता है कि इन फ्यूचर अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाती है या ठीक हो जाती है तो बैंक आपसे रिकवर कर सकता है। तो वो जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है उन्हें ध्यान से पढ़ें, क्योंकि वो जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम में डाल सकती हैं। अब आपने तो सेटलमेंट करने के लिए ये सोच लिया कि हमारा सेटलमेंट हो गया, लेकिन वो जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके बेसिस पे तो बैंक एनबीएफसी आपसे दोबारा से रिकवरी कर सकती है। और अगर आपके पास कोई भी ऑफर लेटर आता है, आपको लग रहा है कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये फ्रॉड है या जेन्युइन है, क्योंकि जनरली उस पर स्टैम्प साइन होती है कई बार और कई बार नहीं भी होती है, तो आप कोई भी ब्रांच, जो भी नियरेस्ट ब्रांच है बैंक की, वहाँ जाएं, या जो भी बैंक एनबीएफसी है उसका नियर बाय ऑफिस हो, वहाँ पे जा कर के उसको वेरीफाई करें, उसको साइन अटेस्ट कराएं, और जब वो वेरीफाई हो जाए तो ही आप सेटलमेंट के लिए एक्सेप्टेंस देंगे कि हम तैयार हैं सेटलमेंट करने के लिए। अब इसके बाद जो हमें ध्यान रखना है वो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम जो पेमेंट करते हैं वो पेमेंट हम कैसे करें। वो जो ऑफर लेटर आपको मिला होता है उसमें मोड ऑफ पेमेंट भी लिखा होता है कि हम किस मोड से पेमेंट करेंगे, तो वो जो मोड ऑफ पेमेंट है वो उसमें ज़रूर लिखवा लें कि बाय चेक देना है या बाय कैश देना है।
मैं कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप कैश पेमेंट करो। कोशिश करो कि जो भी लोन अकाउंट है आप उसी में ही पेमेंट करो और आप उनसे बोलो कि जो भी अमाउंट हमारा ड्यू है वो उसी में ही अपडेट करा दें और पेमेंट भी हम उसी में कर दें। आज का वीडियो यहीं तक, आगे मिलते हैं नए किसी लीगल टॉपिक के साथ में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।